आवाज आ रही है मेरी? इस साइड आ जाओ बेटा, उसके पीछे ना बैठ के इधर आ जाओ थोड़ा। वहां वहीं रहो, बाकी जो इसके पीछे ना बैठना। तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, क्या हो गया? ठीक है ना, ऑन हो गया ना? पेन है, पेन पेन पेन। चलो ठीक है। लास्ट क्या पढ़ा हमने? क्लासमेट। कोई ऐसा है जिसकी फर्स्ट क्लास है आज? एक, दो। जिसकी आज फर्स्ट क्लास है? अच्छा, टॉपिक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मैं बता देता हूं। जिनकी फर्स्ट क्लास है, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं। ठीक है? हैं? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है? उसमें हमने कुछ पार्ट बचा है वो पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम लोग यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे। ठीक है? और सेकंड क्लास आपकी मतलब मेरी आज एक ही क्लास है। सेकंड आपकी एक शायद सुधांशु सर की है ना, या बीएन सर की होगी। और थर्ड क्लास शायद आपकी वीटी सर की है। ठीक है? क्या चीज? यार मेरी क्लास थी, सुन तो ले पूरी बात। मैंने अपनी पहले वाले बैच में भी एक नहीं ली और इसमें भी एक नहीं ले रहा हूँ, गला मेरा खराब है। ठीक है? ठीक है ना? हाँ। यार तो समझ नहीं, जो मान ले मैं बीमार हूँ, मैंने भेजा, कौन लेगा? तो जो एग्री होगा उसी को देंगे ना। है? तो मेरी जगह काम थोड़ी करेगा। ऐसा थोड़ी हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि टीचर बोलता होगा मैं देश के लिए आज 4 क्लास ले लूंगा। ऐसा नहीं होता। समझ मेरी बात को ना। मान ले मैंने अपनी क्लास छोड़ी किसी रीजन से, मेरी हेल्थ खराब हो गई, तो कौन एग्री होगा इस बात पे क्लास होती है। इस बात पे नहीं होती कि कौन देश के लिए मर मिटना चाह रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। सही है? जब आप डॉक्टर भी बन जाओगे तो एक लिमिट तक ही काम कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा पेन करके दिन रात पेशेंट देख पाओगे। हाँ, कुछ पॉइंट्स पे आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, जो प्रैक्टिकल बात है, जो रियल होती है। सही है? सही। अभी क्या है, आपके पास एक साल है, पूरा मेहनत करो सब लोग। ठीक है? कल एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए भी प्लान कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस देखो पहले दिन नहीं लगाना चाहिए, लेकिन रीजन क्या है, खाली तो तुम लोग, है ना, और अगले साल कुछ करने के लिए भरे बैठे हो। सही है? तो देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा लगा देंगे। सही है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अपना हॉस्टल हॉस्टल ले लिया है ना? ठीक है? क्लियर है? हो सकता है कुछ आज खोज रहे हो, तो ऐसा कोई नहीं है, एक आध क्लास से कोई खास नुकसान नहीं होगा। पर हम ये सोच रहे हैं कि जैसे क्या होगा, कुछ कुछ अभी सैटरडे हमने वैसे ऑफ रखा है, लेकिन ऐसी वाली क्लासेस लगा सकते हैं कि यार देखो कौन बच्चे को फिजिक्स में थोड़ी ऐसा लग रहा है कि और मदद की जरूरत है, तो उसके लिए स्पेशल लगा दिए जिनको आके बैठना है, ऐसा कुछ करा करेंगे। सही है? स्टार्टिंग के डेज में वैसे गैप रखेंगे उसे। ठीक है? और मान लो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 4 दिन पढ़ाया, ये चैप्टर खत्म हो जाता, मुझे एक दिन और मिल जाता, तो मैं सैटरडे रुक के एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा। आप समझ रहे हो? इस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है? सही है ना? अब इसमें कॉपी अगर आपके पास नहीं है तो कहीं लिख लो, उसको कर लोगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने पहले एक बार पूरा रिवाइज करेंगे कल का सब लोग। नेक्स्ट वीक में आपको अभी जो आएगा अगला वीक, इसमें एमडी सर मिलेंगे। सब लोग जानते हैं एमडी सर को? जूलॉजी पढ़ाते हैं सर। बैठ जाओ भाई जल्दी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ कुछ चीजें अपने रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं रिवीजन। सबसे पहले बेटा, हमारे पास हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, सेल में हमने सीधे क्या किया था, सेल वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। जो बच्चे नए हैं उन वो भी सुन ले, सेल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहले प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, उसके बाद यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, और लास्ट में सेल थ्योरी। प्रोकैरियोटिक सेल में जब हम बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में ध्यान से सुनेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल की जब हम बात करते हैं, तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल के जो एग्जांपल्स हैं, या जैसे हम क्या लिखते हैं, एक किंगडम होती है मोनेरा। यस, एक किंगडम क्या होती है? मोनेरा किंगडम होती है। ठीक है? मोनेरा किंगडम के बाद हमारे पास जो मोनेरा है उसमें आता है बैक्टीरिया।
जिन बच्चों को डाउट है कि मोनेरा में बैक्टीरिया आता है या नहीं आता है, उनको क्लियर, इधर आगे आ जा भाई, वहां से जो बैठा था वो उधर जा रहा था, इधर बैठ जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है, मोनेरा में हमारे पास क्या आता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दो तरह का है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आओ भाई जल्दी आओ, लेट कैसे हो गए हैं? खाना खा रहे थे? चलो टाइम से आ जाया करो, है। ठीक है, बैक्टीरिया दो प्रकार का है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, आर्की बैक्टीरिया जो होता है बेटा और यू बैक्टीरिया दो तरह का बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया में हमारे पास माइकोप्लाज्मा आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है, ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, ऐसे बहुत सारे नाम है। साइनोबैक्टीरिया में मुझे चार नाम याद करने हैं, नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया और स्पिरुलिना, ये चार नाम याद करने हैं। ठीक हो गई बात? ये हमने करा था। अब हम आगे चलते हैं। हमने कहा था एक प्रोकैरियोटिक सेल में, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो यूकैरियोटिक से फास्ट मल्टीप्लाई करता है, पहला पॉइंट। सही है, उसकी अलग अलग शेप होती हैं, शेप में कोकस, बैलिसिलस, विब्रियो, स्पिरिलियम। ठीक है, कौन सी शेप मोस्ट कॉमन है? बैसिलस, कोई डाउट नहीं। उसके बाद हमने ये बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, क्या फर्क होता है? बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, क्या फर्क होता है? फंक्शन में फर्क होता है। ठीक है, क्या होता है? फंक्शन में फर्क होता है। यहां तक समझ में आ रही है? बोलो, यहां तक समझ में आ रही है? दूसरी चीज हमने कहा है बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, किस में फर्क होता है? फंक्शन में फर्क होता है, कुछ ये डिफरेंस है। फिर हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे बाहर वाली लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स कह रहे हैं। वो दो टाइप की है, स्लाइम लेयर और कैप्सूल। स्लाइम लेयर लूज है और कैप्सूल थिक और टफ है। थिक और टफ है, यहां तक कोई डाउट नहीं। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे इसके बाद बेटा। हमने फिर बोला था पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है। सेल वॉल मेरे पास किसके किंगडम में मिलती है? मोनेरा में मिलती है, कुछ प्रोटेस्टा में, फंजाई में और प्लांटाई में। इन चार में मेरे पास सेल वॉल मिल सकती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। पेप्टाइडोग्लाइकन एनसीईआरटी नहीं लिखती, उसकी जगह लिखती है नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट, यहां तक ठीक है? सही है, और उसके साथ कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं। उसके बाद हम ये कहते हैं बेटा कि जो सेल वॉल होती है वो रिजिडिटी देती है, शेप देती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है और सेल को फटने से बचाती है, प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक बर्स्टिंग। यहां तक कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी है कि ये सेल वॉल हम देख रहे थे। उसके बाद हमने बात करी है कि जो सेल वॉल होती है उसकी थिकनेस के हिसाब से या सेल एनवलप की थिकनेस के हिसाब से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो तरह का बैक्टीरिया होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होता है जो स्टेन को रिटेन करता है, सही है, और ग्राम नेगेटिव में से स्टेन लूज कर जाता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव? ग्राम नेगेटिव है, क्योंकि उसमें क्या नहीं है? सेल वॉल नहीं है। यहां तक समझ में आ रहा है? उसमें सेल वॉल नहीं है तो क्या बोलेंगे? ग्राम नेगेटिव। कोई डाउट नहीं। अब हम आगे की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं बेटा, हमने ग्राम नेगेटिव की बात कर ली, अब हम यहां से नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी हुई है। लिपिड भी कौन सा है? फॉस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड है? फॉस्फोलिपिड, यस, ठीक है। फॉस्फोलिपिड जो हमारे पास है, ध्यान से सुनेंगे, फॉस्फोलिपिड की मोस्ट कॉमन टाइप है लेसिथीन। मोस्ट कॉमन टाइप है लेसिथीन। ये समझ आ रहा है? ठीक है, ये क्लियर है? बच्चे आगे बैठ जाए, यहां पे आके इधर कहीं पे इन्हीं के साथ बैठ जाओ या इनमें कहीं पे एडजस्ट हो जाओ। ठीक है, लेसिथिन। दूसरी चीज क्या है बेटा, हमारे पास वो ऐसे लिपिड की बाइलेयर होती है, इधर पोलर हेड होते हैं और नॉन पोलर जो चेन है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है। यहां तक क्लियर है? नॉन पोलर टेल क्या होती है? एक दूसरे के कांटेक्ट में होती है। ये चीज क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा, ये चीज ठीक है? अब और सुनो ध्यान से, और सुनो। हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की सिमिलर होती है। क्या होती है? सिमिलर, एक जैसी होती है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। क्लियर है? और वो एनसीईआरटी लिखती है सिलेक्टिव परमिएबल या सेमी परमिएबल। सही है? ये चीज समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। अब हम आगे जाते हैं बेटा, नेक्स्ट हम आगे जा रहे हैं। ये हमने बात करी किसकी? सेल मेम्ब्रेन की।
उसके बाद हम बात करते हैं फ्लैजिला की। जो जो मैं पॉइंट्स रिपीट करूंगा आप बताना आपको याद है कि नहीं। सबसे पहले, फ्लैजिला हमेशा सिंगल सेल में होता है। यस, सही है। प्रोक्रियोट और यूक्रियोट दोनों में मिल सकता है। यस, फ्लैजिला होगा तो क्या बोलेंगे, मोटाइल, नहीं होगा तो नॉन मोटाइल। कोई डाउट नहीं। अब हम बात करेंगे बेटा कि फ्लैजिला, फ्लैजिला जो है उसका नंबर और अरेंजमेंट अलग अलग है। प्रोक्रियोट और यूक्रियोट के फ्लैजिला का स्ट्रक्चर अलग होता है और प्रोटीन अलग है। प्रोक्रियोट में फ्लैजिला की प्रोटीन है फ्लैजिलीन और यूक्रियोट में ट्यूबुलिन या माइक्रोट्यूब्यूल। यस, कौन सा ऐसा प्रोक्रियोटिक सेल है जिसमें फ्लैजिला नहीं होता? माइकोप्लाज्मा, कोकस और साइनोबैक्टीरिया। याद करेंगे, माइकोप्लाज्मा, कोकस, साइनोबैक्टीरिया। कर सकते हैं, कर सकते हैं हम लोग। अगली कहानी, माइकोप्लाज्मा, कोकस, साइनोबैक्टीरिया, इनमें क्या होता है हमारे पास? फ्लैजिला नहीं होता। यहां तक ठीक है? बोलो बेटा, यहां तक ठीक है? अब हम आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा? ये हमने बात करी है किसकी? फ्लैजिला की। किसकी बात करी है? फ्लैजिला की। फ्लैजिला के बाद दो स्ट्रक्चर हैं, पिलाई और फिम्ब्रियाई। पिलाई की शेप कैसी है? ट्यूबुलर। कैसी शेप है? ट्यूबुलर। फिम्ब्रियाई की ब्रिशल शेप। फिम्ब्रियाई किसमें हेल्प करती है? अटैचमेंट में। पिलाई किसमें हेल्प करती है? स्पेशल रोल है। कौन सा स्पेशल रोल है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई डाउट है यहां पे? यहां तक ठीक? आगे की कहानी। अब हम बात कर रहे हैं बेटा पिलाई, फिम्ब्रियाई और फ्लैजिला के बाद जिन्हें हम सरफेस स्ट्रक्चर कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है। उस इनफोल्डिंग और एक्सटेंशन को हम कहते हैं मीजोजोम। ठीक है, जहां पर पेज के लास्ट में आप जाओगे मीजोजोम दे रखा है, थोड़ा ऊपर जाओगे ना तो वहां एक्सटेंशंस लिखी हुई हैं। दोनों बात लिख दी उसने, एक जगह एक्सटेंशन लिखी है, एक जगह इनफोल्डिंग लिखी है, दोनों ध्यान रखनी है। मीजोजोम की तीन शेप है, वेसिकल, ट्यूब्यूल, लैमिली। सही है, वेसिकल, ट्यूब्यूल, लैमिली, याद रहेगा। वेसिकल, ट्यूब्यूल, लैमिली। कोई डाउट नहीं। रोल, रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन। यस, ठीक है, और सिक्रीशन। ये रोल है। सही है, ये रोल है। अच्छा, एक ऐसी इनफोल्डिंग जिसमें पिगमेंट लगे हों, क्या बोलेंगे? क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर कौन से बैक्टीरिया में मिलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। इसका मतलब उन्हीं चार में मिलेंगे जो नाम हमने याद किए तुम्हारे हिसाब से एनसीईआरटी में। ठीक है? यस सर। क्रोमेटोफोर क्या काम करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। क्या काम करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। यस, ठीक है। क्रोमेटोफोर क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। यहां तक समझ में आ रही है? क्लियर है? अब क्रोमेटोफोर पे कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए, ठीक है बेटा। मेरी जनरल हैबिट है कि बच्चा ज्यादा ज्यादा पास बैठ जाए ताकि मैं उसको डांट सकूं। ठीक है ना? मुझे इनिशियल डेज में बच्चे को जलील करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, जब तक मैं डांटूंगा नहीं, है ना, तुम लोगों को समझ नहीं आएगी, तुम्हें कुछ नहीं आता। समझ आ रहा है? क्योंकि तुम ज्यादा कर जो भी मेरे से आया ना बात करने, वही बोला बायो तो सर आती है, हम ही पढ़ा देंगे। है ना? पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि हमें सारा सीखना है। बायो में थोड़ी कम मेहनत लगेगी लेकिन प्रैक्टिस करनी है। मैंने टेलीग्राम पे 40 क्वेश्चन डाल दिए हैं, अगर किसी ने देखा हो। ठीक है, गए आए नहीं आए 40 क्वेश्चन? नहीं देखा? आए होंगे यार। अच्छा, मैंने उन्हें दिए थे, डाले होंगे शायद। क्लास में फोन नहीं चलाते भाई? हाँ नहीं, गलत बात है, पाप लगेगा। इधर सुनो, चलो मैं डाल दूंगा अभी। वो 40 क्वेश्चन है प्रोक्रियोट के, वो आपने बना लेने हैं। ठीक है? उसके बाद कोई बुक नहीं करनी है अभी, धीरे धीरे सिलेबस जब कवर होगा मैं आपको बताता चलूंगा क्या क्या करना है। ठीक है? मैं एक फिक्स सेटअप क्वेश्चन दे दूंगा, उसी को मल्टीपल टाइम साल में बना लेना। इसके बाद आपने कुछ नहीं बनाना, कोई बुक नहीं बनानी, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन बना सकते हो। इसके अलावा आपको और प्रैक्टिस नहीं करनी बायो में। क्लियर है? बाकी समय कहां देना है? फिजिक्स केमिस्ट्री में। ठीक है? ये मेरा ही सजेशन है स्पेशल कि अगर सैटरडे खाली है अभी तो इनसे मजदूरी करवाओ बुला के और पढ़ाओ। ठीक है? और खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है? और जिन भी बच्चों को लग रहा होगा कि अभी फिजिक्स नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो बात करेंगे हम उनके लिए फिजिक्स की फिर से कुछ पॉइंट की, भाई एक बार फिर सीखो।
समझ में आ रहा है? जब आप वो पेस पकड़ने लगोगे तो फिर नॉर्मली पढ़ोगे तो समझ आएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, इस चीज को अपने दिमाग में रखें। नेक्स्ट करते हैं बेटा। हमने मीजोसोम कर लिया, क्रोमेटोफोर कर लिया। उसके बाद हमने बोला था मेन डीएनए को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का एक और नाम जीनोमिक डीएनए। एक और वो क्रोमोसोम होता है सिंगल। सर्कुलर है, लीनियर है? सर्कुलर है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड है। यस। सारी जरूरी जीन किस पर होती है? न्यूक्लियोइड पर। किस पर होती है? न्यूक्लियोइड पर। प्लाज्मिड पर कौन सी जीन होती है? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा को असेंशियल बोलेंगे, असेसरी? असेसरी। जैसे गाड़ी में जो लगी रहती है वो असेसरीज होती है ना, है? उन्हें असेसरी बोलते हैं ना, जो एक्स्ट्रा चीज लगती है। असेंशियल क्या होता है? जरूरी। असेसरी क्या है? जो जरूरी नहीं है। क्लियर है? असेसरी एसेंशियल समझ आएगा? बोलो। ठीक है। अब हमने बात करेंगे बेटा न्यूक्लियोइड के, सॉरी, हमारे पास जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के 4 पॉइंट्स हैं। कोई कुछ बोल रहा था? कोई पूछ रहा है कुछ? चलो, प्लाज्मिड के 4 पॉइंट याद करने। सबसे पहले एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर। यहां तक कोई डाउट है? ये 4 पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। प्लाज्मिड आपको 3 ही टाइप के पढ़ने हैं। एक एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड बायोटेक में यूज किया था। अच्छा, मुझे कौन बच्चा बताएगा? देखें, पीवीआर 322 नेचुरल प्लाज्मिड है, आर्टिफिशियल है? आर्टिफिशियल है। तो क्या हम उसे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बोल सकते हैं? हाँ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिफिशियल प्लाज्मिड था। यस, सही है ना? ठीक है। और उसमें हमने 2 जीन लगाई हुई थी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। यस, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनेंगे, आर प्लाज्मिड जो होता है उसे रेजिस्टेंट प्लाज्मिड कहते हैं। इसके अलावा एक होता है टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है। कौन से बैक्टीरिया मिलता है? एग्रोबैक्टीरियम में। ठीक है। और वो प्लांट्स की रूट में ट्यूमर कॉज करता है। क्या करता है? ट्यूमर कॉज करता है। क्लियर है? सही है? क्लियर? ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा बैक्टीरिया जो रूट में होता है और एक्सेस ग्रोथ कराता है, वो एग्रोबैक्टीरियम में। प्लांट की रूट की एक्सेस ग्रोथ मतलब ट्यूमर। ठीक है। यस। कोई ऐसा फंजाई है जो रूट में बॉर्न पैथोजन को मारती है? रूट बॉर्न पैथोजन को किल करती है कोई फंजाई? या रूट इकोसिस्टम में एज अ बायो कंट्रोल एजेंट काम करती है? ट्राइकोडर्मा, याद आ रहा है? ट्राइकोडर्मा, पॉलीस्पोरम नहीं, सिर्फ ट्राइकोडर्मा। पॉलीस्पोरम तो साइक्लोस्पोरिन नहीं दे रहा। सही है? चलें आगे। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर डाल लेना अपने आप से। चलो भाई, हमें ये पढ़ना है, राइबोसोम पढ़ना है। स्टार्ट करें? अच्छा, कुछ कुछ चीजें बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे तो आपको कहानी समझ में आएगी। हाँ भाई, सबसे पहले एक ऐसी ऑर्गेनल, देखो भाई मेरी तरफ देखेंगे सारे बच्चे। हमारे पास एनसीईआरटी लिखती है कि प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम हमारे पास मेम्ब्रेन से लगा हुआ होता है। किससे लगा होता है? मेम्ब्रेन से। ये मेम्ब्रेन है मेरे पास, सेल मेम्ब्रेन। सबको दिख रहा है पीछे? और ये हमारे पास क्या है? राइबोसोम। ये क्या है हमारे पास? राइबोसोम है। अब जो जो मैं पॉइंट्स बोलूंगा फिर उसको लिखेंगे और समझाएंगे प्रॉपर। सबसे पहले समझो बेटा कि कोई भी ऐसा लिविंग सेल नहीं पॉसिबल है अगर वो प्रॉपर लिविंग है और उसमें राइबोसोम ना हो। रीजन क्या है कि राइबोसोम के बिना प्रोटीन नहीं बनेगी, और सभी प्रकार के सेल्स को क्या बनाने की जरूरत होती है? प्रोटीन। तो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में होना कंपलसरी है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? बिना उसके प्रोटीन नहीं बनेगी। तो सबसे पहला पॉइंट, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, मैं लिखवाऊंगा भी, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल, चाहे वो प्रोक्रियोटिक है चाहे यूकैरियोटिक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? प्रोक्रियोट्स में राइबोसोम मेम्ब्रेन से ऐसे बाउंड मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? मेम्ब्रेन से बाउंड मिलते हैं। ठीक है। अब जरा ये चीज समझते हैं। हमारे पास ये राइबोसोम जो है, ये वाला, ये इसकी लार्ज सब यूनिट है और ये इसकी स्मॉल सब यूनिट है। ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल है, ये लार्ज है, ये स्मॉल है।
ये हमारे पास एक एमआरएनए पर ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे जुड़े रहते हैं। और ये क्या चीज है? ये एमआरएनए। ये क्या है? एमआरएनए। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि इस तरीके से यहां प्रोटीन इससे बाहर निकल रही होती है। यहां से प्रोटीन हमेशा लार्ज सब यूनिट से बाहर निकलती है। तो इस तरीके से प्रोटीन बाहर निकल रही होती है, क्योंकि ये चीज क्या है मेरे पास? अमीनो एसिड्स। और राइबोसोम किसकी चेन बनाता है? अमीनो एसिड की। उसको अपने अभी क्या लिख सकते हैं? प्रोटीन। उसको अपने क्या लिख सकते हैं? प्रोटीन। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? ठीक है। तो मैं जो जो पॉइंट्स बोलूंगा उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले, जब हम कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी चीज पढ़ते हैं तो दो पॉइंट हमें ध्यान रखना होता है। पहला, उसका स्ट्रक्चर या किस चीज का बना हुआ है, और दूसरा वो क्या काम करता है। आप ईआर पढ़ोगे, गोल्जी बॉडी पढ़ोगे, अपने दिमाग में यही ध्यान रखना, किस चीज का बना हुआ है और क्या काम करता है, और ज्यादा से ज्यादा उसकी पोजीशन क्या है सेल में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की पोजीशन फिक्स है तभी तो पोजीशन की बात करोगे। फॉर एग्जाम्पल, गोल्जी बॉडी और ईआर न्यूक्लियस के पास हैं, तभी आप पोजीशन की बात करोगे। ये बात समझ पा रहे हो? बोलो। ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले राइबोसोम की बात करूं, तो राइबोसोम केमिकली केमिकली किसका बना हुआ है? आरएनए प्लस प्रोटीन। आरएनए प्लस प्रोटीन। और ये आरएनए भी कौन सा है? आरआरएनए। भाई मेरी बात सुनो, आरआरएनए मतलब ऐसा आरएनए जो राइबोसोम में मिलता है उसे आरआरएनए कहते हैं। फुल फॉर्म राइबोसोमल आरएनए। मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अब दूसरा, इसका साइज कितना है, आकार कितना है? कितना? 10 से या 15 से 20 नैनोमीटर? चेक करो, एनसीईआरटी लिखती है 15 से 20 नैनोमीटर। क्या ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप में दिखेगा? नहीं दिखेगा। किस में दिखेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगा। कोई डाउट है? ये किस में दिखेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगा। क्लियर? बोलो बेटा। आगे की कहानी, केमिकली हो गया, साइज हो गया। उसके बाद बेटा इसमें क्या होता है, इसकी लोकेशन क्या है, ये कहां मिलता है। अब मैं लोकेशन की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास सबसे पहले साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यस, प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें कौन से टाइप का मिलेगा? 70s। उसके अलावा साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, वहां कौन सा मिलेगा? एटीएस। यस, वहां क्या मिलेगा? एटीएस। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। तो हमारे पास साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है? उसके अलावा ऑर्गनल, उसके अलावा ऑर्गनल कौन कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट बेसिकली। उसमें मेरे पास कौन सा मिलता है? 70s। इस बात में किसी को डाउट है? तो जब भी हम राइबोसोम के बारे में पढ़े तो दो चीजें पढ़ेंगे, वो क्या काम किस चीज का बना है और उसका क्या है फंक्शन क्या है। ये कोई डाउट है किसी को इस बात में? बोलो। कोई डाउट किसी को इस बात में? यहां तक कर सकते हैं। साइज, एक चीज और सुनेंगे, यूकैरियोट में साइज नहीं लिखा हुआ, तो इससे ही थोड़ा बड़ा होगा। ये हो सकता है, प्रोकैरियोट से हल्का बड़ा हो सकता है साइज अगर नहीं दे रखा हो तो। बोलो। चल सकते हैं यहां तक? ठीक है, फिर मैं आपको इसका आगे फंक्शन बता रहा हूं, एक बार नोट करो इतना। बच्चे हम अभी हल्का आपको स्लो लग रहा होगा, पहला वीक है, फिर एक पेस के साथ करेंगे, प्लानर के अकॉर्डिंग आपको बायो कराया करेंगे। ठीक है ना? क्योंकि यहां लिखने का भी समय दे रहे हैं। ठीक है भाई, पर इस चीज से एग्री रहना कि कभी हम एक्स्ट्रा क्लास लेके 2-3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ा सकते हैं कभी भी। उसमें कोई झंडा लेके मत आ जाना सर क्यों पढ़ा रहे हो। सही है? मैं इस चीज पे बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा कि मैं तुम्हें मार्च में 6 घंटे इकोलॉजी पढ़ा रहा हूं। मुझे जो पढ़ाना पहले पढ़ाना है। और सब लोग अपनी एक कॉपी बना लो भाई उसकी, असाइनमेंट सॉल्व करने की।
जिसपे आप प्रॉपर 1 2 3 4 5 वो लिखा हो, ABC आपने प्रॉपर सॉल्व किया है, और वो कॉपी होनी चाहिए आपकी साथ में, मैं चेक कर लूंगा कभी भी। सही है ना? अब मान लो अगले साल आप बोलोगे कि मैंने बहुत मेहनत करी थी सर, मैं बहुत पढ़ता था, कॉपी से साबित करो अपनी। सही है? हाँ, ऐसा थोड़ी होता है। अपनी कॉपी में दिखाओ इतने क्वेश्चन किए थे, तब मानेगा कोई। तो कोई नहीं मानेगा तुम्हारी बात। सही है ना भाई? क्यों माने भाई हम? अभी तो तुम पेरेंट्स के साथ आते हो, पेरेंट्स एक ही बात बोलते हैं, ये पढ़ता ही तो नहीं है, बाकी तो नहीं तो ये सीधे IAS बन जाए ना। या बहुत पढ़ता है, समझ नहीं आता क्या पढ़ रहा है, या फिजिक्स की गलती है, नहीं तो ये तो अच्छा कर रहा था। है? फिजिक्स की गलती है ना, बायो की, पढ़ता नहीं था। आप में से बहुत सारे को रियलाइज हुआ होगा कि लास्ट में हमने अच्छा खासा पढ़ा पर बीच में पढ़ते ही नहीं थे, है ना? ये लास्ट में पता चल जाता है, कितना मुश्किल काम नहीं है एग्जाम, करते नहीं हो आप लोग। हम्म, ठीक है, कोई चीज बाहर फेंकना एक्सक्रीशन एक जैसी बात है। सेल के बाहर कोई चीज फेंकी जाती है ना, तो नॉर्मली या तो सिक्रीशन बोल रहे, एक्सक्रीशन बोल रहे। सिक्रीशन तब बोलते हैं जब एंजाइम हो। कोई और चीज भी बाहर फेंकनी है तो मीजोसोम से फेंकेगा, और कोई तरीका ही नहीं है। ठीक है, और पूछो। एनसीईआरटी में सिक्रेशन लिखा, ट्रू। चलें आगे, लिख लिया भाई? चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब मैं रोल की बात कर लेता हूं। मैं रोल की बात कर रहा हूं। चलो आओ भाई, जल्दी से। लिख लिया ना सबने? कोई लिख रहा है अभी भी? थोड़ा जल्दी लिखा करो भाई, जल्दी जल्दी लिखोगे तो होगा। आओ जल्दी से, देखो हम रोल की बात कर रहे हैं। रोल ऑफ राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम का रोल क्या है? ठीक है, राइबोसोम का हमारे पास रोल क्या है? सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे, पहले समझ लो ध्यान से। हम यहां पर कुछ चीजें आपको बताते हैं, पहले इसको देख लो फिर आप बात करना। रोल पे बात करेंगे, सबसे पहले ये देख लो। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम की दो सब यूनिट होती हैं। प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रोकैरियोट्स की। इसमें इस वाली सब यूनिट को कहते हैं 50S, और इसको क्या कहते हैं? 30S। ये क्या है? सब यूनिट है। क्या है? सब यूनिट। मेरी बात सुनना ध्यान से। सब यूनिट वर्ड एक जनरल वर्ड है, जनरल मतलब एक आम शब्द है, जो हर उस चीज के लिए यूज कर सकते हैं जिसके दो पार्ट हैं या तीन पार्ट हैं। जैसे क्वाटनरी स्ट्रक्चर होता है हेमोग्लोबिन का, उसमें अल्फा और बीटा नाम की सब यूनिट्स होती है ना। क्वाटनरी में 3 डिग्री वाली क्या होती है? सब यूनिट। तो ये सब यूनिट वर्ड तब यूज किया जाता है जब किसी प्रोटीन, किसी और चीज के क्या हो? पार्ट्स हो। क्या हो? पार्ट्स हो। इधर ध्यान दो भाई, कोई है क्या बाहर? कौन है? इधर ध्यान दो, कोई स्टूडेंट है? पेरेंट्स हैं? इधर ध्यान दो ना यार, इधर ध्यान दो। अच्छा, वो देख रहे हैं कि तुम पढ़ते कैसे हो, हैं? इधर ध्यान दो। तो फिर बोला फर्जी बात। कौन है ये भरोसा वाला भाई? हैं? पिटाई कर दूं मैं तेरी? नहीं, पूरे साल मत पढ़ियो, लास्ट में लिख दियो सर पे भरोसा था। ऐसा थोड़ी होता है यार। हैं? सर अभी 3 दिन आके मजदूरी करके जा रहे हो, तेरे को नहीं लग रहा भरोसे पे पढ़ा रहे हैं? हैं? तुम्हारे भरोसे में मैं दिल्ली छोड़ के बिहार आ रहा हूं, खाना भी नहीं मिल रहा है यहाँ ठीक से। है? तेरी बात दूसरी, मेरी बात दूसरी है भाई।
फर्क है तेरे में मेरे में? तू बैठ के पढ़ रहे हैं, खड़े होके पढ़ा रहे हैं, है ना? अब भरोसे वाली बात मत लिखिए यहां पे। इधर ध्यान दे, उसको पूरा मत समझा, इधर ध्यान दे। इधर देखो 30 और 50, पहले सुनो ध्यान से। 30 और 50 सब यूनिट को जोड़ के हमारे पास कंप्लीट राइबोसोम बनता है, जो कितने का होता है? 70s का। ये एडिशन नहीं है, कंप्लीट राइबोसोम बनता है जो कितना होता है? 70s। एक चीज और याद करोगे, इसके लिए मुझे एक आयन चाहिए होता है जिसका नाम Mg+2 है। Mg+2 क्या करता है? हेल्प करता है किसमें? असेंबली। असेंबली मतलब जुड़ना, असेंबली ऑफ राइबोसोम सब यूनिट। राइबोसोम सब यूनिट। तो राइबोसोम की सब यूनिट क्यों जुड़ती है और कब जुड़ती है? जब हमें प्रोटीन बनानी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, राइबोसोम की सब यूनिट हमेशा अलग अलग होती है। वो जुड़ती तब जब है जब प्रोटीन बनानी है, नहीं तो वो आपस में नहीं जुड़ती। उसको कौन सा आयन चाहिए? Mg+2 चाहिए, मैग्नीशियम आयन चाहिए। यस, क्लियर है? ये आयंस की क्यों इंपॉर्टेंस है? इस बार एक क्वेश्चन था जिंक वाला। जिंक किसी का एक्टिवेटर होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, तीनों का है, तीनों का है जिंक। ठीक है, अपने नोट्स चेक करना सही से। ठीक है, हाँ इधर देख बच्चे, इधर देख, देखो क्या क्या पॉइंट्स है हमारे पास। सबसे पहला पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि इन प्रोकैरियोट्स, इन ये फॉन्ट साइज दिख रहा है पीछे की और बड़ा लिखूं? विजिबल है ये? पीछे दिख रहा है ये लास्ट तक? साइज ठीक रहा है? अच्छा। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम कहां मिलता है? अटैच मिलता है। राइबोसोम फाउंड अटैच विद किसके साथ? सेल मेम्ब्रेन के साथ। सेल मेम्ब्रेन के साथ वो क्या मिलता है? अटैच मिलता है। इस बात में कोई डाउट है? सही है। दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनो, राइबोसोम किस चीज में इन्वॉल्व है? इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्या बना रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस बना रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। चाहे आप प्रोटीन लिख लो चाहे पॉलीपेप्टाइड लिख लो, एक ही बात है। होता क्या है कि प्रोकैरियोट्स में बहुत सारे राइबोसोम एक साथ लग जाते हैं। राइबोसोम अटैच हो जाते हैं एक साथ, अटैच टुगेदर। किस पे? ऑन mRNA। उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, पॉलीराइबोसोम्स, या उसे क्या बोलते हैं? पॉलीजोम्स। क्या बोलेंगे? पॉलीजोम्स। यस, बोलो जल्दी बताओ। पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम्स, बता बच्चे। कहां पे? यहां पे तो साइटो दिखना, ये चीज समझना भाई। ये देख, ये साइटोप्लाज्म में है, और साइटोप्लाज्म में कहां अटैच है? ऐसे सेल मेम्ब्रेन। ये साइटोप्लाज्म है ना, यहां पर ये साइटोप्लाज्म है ना, तो साइटोप्लाज्म में कहां है? सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो सकते हैं, इसका ये मतलब है। ठीक है, ये वाला समझ में आ रहा है? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, पॉलीराइबोसोम का क्या मतलब है। बहुत सारे राइबोसोम, इधर देखेंगे सारे, ये बहुत सारे राइबोसोम ऐसे लग गए। अब जो सवाल पूछूंगा उसका आंसर देना आप। ये मेरे पास mRNA है, ये क्या है? mRNA। ठीक है, mRNA की फुल फॉर्म मैसेंजर आरएनए। और यहां पर ये पॉलीपेप्टाइड की चेन या प्रोटीन बन रही है। ये क्या बन रही है? प्रोटीन बन रही है। ठीक है, प्रोटीन बन रही है। मेरी बात सुनना ध्यान से, ये ध्यान सुनेंगे, ये हमारे पास है, प्रोटीन बन रही है। मेरा सबसे पहला सवाल ये है, ये राइबोसोम ये प्रोटीन बना रहा है, ये वाला ये बना रहा है, ये वाला ये बना रहा है, ये वाला ये बना रहा है, क्या ये प्रोटीन सेम है या अलग अलग है? मैं आता नहीं, इतना धीरे बोल रहे हो, तेज बोलो, हाँ या ना। सेम या अलग? सेम वाले कौन है? ऐसे थोड़ी होता है, हाथ ऊपर करो, हाँ ठीक है। अलग वाले?
अच्छा चलो ठीक है, सेम है। सुन लो रीजन, सुनो रीजन सुन लो। क्या पता चल रहा है, किसने हाथ उठाया था? नहीं है ना, हमें थोड़ी पता चला। इधर देखो, ये एमआरएनए ना बेटा, इस एमआरएनए पर एक कोड है। इस कोड को कौन रीड कर रहा है? राइबोसोम। तो जो कोड है वो सेम है ना, कोड सेम है ना। अब इस पे छोटी बनाई है, इस पे बड़ी बनाई है, आगे बढ़ चुका है। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हुए ऐसे आगे बढ़ रहा है, इस तरीके से वो क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो यहां इसने अभी छोटी बनाई है, जब तक यहां पहुंचेगा पूरी बना देगा। और हम बहुत सारे राइबोसोम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये एमआरएनए अनस्टेबल है। समझ आ रहा है? कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार एकदम गर्म रोटी खानी चाहिए, तो हम किचन में बैठ जाते हैं, क्योंकि बाहर तक आते आते ठंडी हो जा रही है। समझ आ रहा है? तावे पे बैठ जाएंगे एकदम, तुरंत खा लेंगे। ऐसे ही क्या होता है, सुनो लॉजिक है इसमें। ऐसे ही प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि जो एमआरएनए बनते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वो जल्दी से टूट जाएं। मुझे कोई एक प्रोटीन थोड़ी चाहिए होती है, उसी एक तरह की प्रोटीन बहुत सारी चाहिए होती हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं आपसे कहूं ये 5 ml इंसुलिन का इंजेक्शन है, उसमें एक इंसुलिन होगी, उसमें हजारों लाखों इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ आ रहा है? पर होगी सारी इंसुलिन। यस। और जो तुम्हारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो डाटा है ना, वो 30,000 अलग अलग टाइप की प्रोटीन है। हर एक प्रोटीन हजारों नंबर में हो सकती है, लाखों नंबर में हो सकती है, लेकिन वो 30,000 टाइप की प्रोटीन है, टाइप है वो। समझ पा रहे हो? तो जब एक एमआरएनए है, उससे जो प्रोटीन बनेगी वो सारी एक जैसी होगी, क्योंकि उस एमआरएनए से बन रहा है। यस बोलो। समझ आ रहा है? अब बहुत सारे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ये चीज अनस्टेबल है, टूट जाएगी, तो इसलिए जल्दी से लगकर उस पर क्या बना लें, प्रोटीन बना लें। सही है? अब जरा उसके याद करो, यूकैरियोट। यूकैरियोट में एमआरएनए न्यूक्लियस में बनता है, फिर बाहर आता है, तो ज्यादा स्टेबल होगा ना। भाई आप ऐसे समझो ना कि एक तो मान लो एक रोटी है और एक कुछ और चीज है। जो जल्दी ठंडा होगा तो आपको किचन में ही खाना पड़ेगा, देर से ठंडा होगा तो किचन से बाहर आने का समय है ना। समझ आ रहा है? सेम हम कह रहे हैं, वो चैम्बर है न्यूक्लियस, आरएनए न्यूक्लियस में बना, बाहर आया, फिर प्रोटीन बना रहे हैं, तो ये स्टेबल होगा तभी तो पॉसिबल है। तो यूकैरियोट का एमआरएनए ज्यादा स्टेबल होता है, उस पर जरूरी नहीं है ऐसे राइबोसोम लगाना। पर प्रोकैरियोट्स में ऐसा किया जाता है मैक्सिमम केस में। यूकैरियोट्स में कब करोगे ऐसा? ऐसा कब करोगे? जब बहुत ज्यादा प्रोटीन बनानी हो। मेरी बात समझो, एक डीएनए है, तोते उड़ रहे हैं कुछ के, इधर ध्यान देंगे कृपया करके। ये एक डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए के इतने बड़े हिस्से से सेम आरएनए मान लो मैंने 6 बना दिए, तो इस पर एक एक राइबोसोम लगेगा, तो एक प्रोटीन की 6 कॉपी बन गई। समझ आ रहा है? लेकिन हर एक पर अगर मैं 6 राइबोसोम लगा दूंगा तो कितनी कॉपी बन गई? 36। समझ आ रहा है? तो अगर आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन चाहिए तब यूकैरियोट्स में होता होगा ऐसे, पर प्रोकैरियोट्स में मजबूरी है, ये अनस्टेबल है, तो इस पर जल्दी से लगो और प्रोटीन बनाओ। किसको नहीं समझ में आई बात? पूछो प्लीज। ये समझ में आ गई बात? हाँ एक ही कोड हो, देख मेरी बात समझ। मेन कोड ये है, ये जितने भी आरएनए बनाएगा सारे सेम बनेंगे। भाई ये कोड है ना मेन, तो ये जितने भी आरएनए बनाएगा सब सेम बनेंगे। अब इस पर जितने भी राइबोसोम लगाएंगे वो सारे सेम प्रोटीन बनाएंगे। अब एक डीएनए से 6 आरएनए बने और हर एक पर तू 10 राइबोसोम लगा दे, तो 10-10 प्रोटीन बनेगी, तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे, फिर 60 हो गया। समझ आ रहा है? बोलो। इसी तरीके से अगर आप समझो ध्यान से, किसको किसको ये याद है कि हम लोग वो पढ़ते हैं, क्या नाम है, और नहीं नहीं ट्रांसपोर्ट नहीं, हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं एंडोक्राइन वाले चैप्टर में, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। याद आ रहा है कुछ कुछ? वहां पर कुछ हार्मोन सेल के अंदर डायरेक्ट आ जाता है और अपने रिसेप्टर के साथ लगकर डीएनए पे जाता है, ठीक है। वो एक्चुअल में क्या करता है, वो इस तरीके से प्रोटीन कंट्रोल करता है कितनी बनानी है। नॉर्मली आप हमेशा याद रखो, अगर मुझे प्रोटीन बहुत कम समय में ज्यादा बनानी है, पहले तो मैं ज्यादा क्या बनाऊंगा, आरएनए, और फिर उस पर बहुत सारे राइबोसोम लगा लूंगा, ठीक है। यूकैरियोट में क्या होता है, देख एक चीज और भी है ना,
अगर कोई चीज अनस्टेबल है तो ज्यादा राइबोसोम लगा ले, स्टेबल है तो थोड़ा थोड़ा करके बना लेंगे। समझ पा रहा है? बोल बेटा, सही है ना? यहां तक ठीक है? तो पॉलीराइबोसोम किसको समझ नहीं आ गया समझ में? पॉलीराइबोसोम्स, और इसे क्या बोलते हैं? पॉलीसोम्स। ठीक है, बोलो, कोई डाउट? चल जाएगा काम? लिख लें? लिख लो, कृपया जल्दी करें। ये एक ही अटैच होगा ना? मैं ऐसे खड़ा हूं, या तो पैर अटैच है या तो मैं सर से अटैच हो जाऊंगा। दोनों जगह से कैसे अटैच होऊंगा? लार्जर सब यूनिट अटैच होती है क्योंकि प्रोटीन उससे बाहर निकलती है ना? ठीक है, हाँ, लिख लिया? लिख लिया? एनसीईआरटी पढ़ो, है ना? चुटकुले थोड़ी सुनाऊंगा मैं। कौन सा पेज है भाई? जिसने लिख लिया राइबोसोम रीड करो, खाली ना बैठा करो, है ना? ठंड के टाइम में तो मटर ले आया करो, खाली मत बैठा करो, मटर छील के ले जाया करो घर पे। सही है? हैं, खुद बनाएगा तो और कौन बनाएगा? जैसे होता है ना, वो लोकल ट्रेन चलती है, कुछ लोग मटर छील रहे होते हैं उसमें बैठ के, घर जा रहे होते हैं, स्वेटर बना रहे होते हैं कुछ। नहीं पढ़ोगे नहीं तो यही करोगे तुम रास्ते में, है? बेटा मैं साल भर जलील करूंगा, चिंता मत करो, है ना, जब तक तुम्हारा कुछ हो ना जाए। हाँ, बना लो बेटा, बना लो जल्दी से। बेटा कुछ दो एक बच्चे हमारे पास आए थे, थोड़ा हॉस्टल के खाने को लेके नाराज थे। आप लोग पहले मैनेज करो और कुछ हैबिट्स डेवलप करो, चने भिगो के खाना और ऐसी चीजें, फ्रूट्स खाना, थोड़ा सा ऐसी हैबिट्स डेवलप करो। समझ आ रहा है? डेली एक फ्रूट खा लिया करो कहीं से भी। सही है? बगल वाले का चुरा लिया, कैसे भी। मेरी बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। फूड किसी भी तरह का खाना न्यूट्रलाइज कर देगा। हाँ बेटा, पॉली और मोनोसिस्टोनिक यहाँ मत घुसो, वो अलग चीज है, वो डीएनए पर है। हम आरएनए के लेवल पे बात कर रहे हैं। एमआरएनए प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होता है, उसमें पॉलीसिस्टोनिक। हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी? एक सिंगल एमआरएनए की, एक सिंगल एमआरएनए की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ। ठीक है, उस पर बाद में बात करेंगे, क्योंकि जो तू सिस्ट्रॉन और ये सब बोल रहा है वो डीएनए की बात है। अभी हम किस लेवल पे बात कर रहे हैं? आरएनए के लेवल पे। ठीक है, उसको यहां मत डाल अभी। सही है? नहीं तो क्या होगा, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। पढ़ लिया सबने एनसीईआरटी? कोई ऐसी काम की चीज मिली हो जो ना कराई हो? ठीक है, चले आगे, चलिए। हेडिंग डालो, इंक्लूजन बॉडी। हेडिंग डालो, इंक्लूजन बॉडी, लास्ट टॉपिक प्रोकैरियोट का। जल्दी, फास्ट। चलिए, इंक्लूजन बॉडीज की बात करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, कुछ कुछ पॉइंट्स में बोलूंगा, उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है? और उसको अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बायो का पेपर अगर स्टेटमेंट बेस्ड रहता है तो अगर आपने बातें बहुत ध्यान से सुनी है तो आपका मन अपने आप कहता है ये स्टेटमेंट गलत है या सही है। वही पॉइंट होता है जो आप पे आपको डिसाइड करना होता है। तो प्लीज चीजों को बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, पूरा फोकस मेरी तरफ चाहिए। सुनो, देखो, सबसे पहले क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसी ऑर्गेनल नहीं होती जिसके बाहर मेम्ब्रेन हो। ठीक है? तो अगर उन्हें कोई चीज स्टोर करनी है, सबसे पहले तो अपने दिमाग में बिठाओ कि सभी प्रकार के सेल्स को चीजें स्टोर करनी पड़ती हैं, नहीं तो वो सरवाइव नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि सेल के अंदर बिल्कुल स्टोरेज ना हो, नहीं तो वो सेल कभी ना कभी मर जाएगा, क्योंकि जिस समय खाना नहीं ले रहा होगा उस समय मर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो स्टोरेज की कैपेसिटी सारे सेल्स के पास होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो उसमें मेरे पास ये मेम्ब्रेन के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे मान लो प्लास्टिड, प्लास्टिड में स्टोरेज प्लास्टिड्स होते हैं। यस? तो यूकैरियोटिक सेल में
स्टोरेज के लिए, यूकैरियोटिक सेल में स्टोरेज के लिए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, जब हम बात करते हैं किसकी? प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो। प्रोकैरियोटिक सेल में स्टोरेज के लिए, चीजों को रखने के लिए मेम्ब्रेन नहीं हो सकती, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। अब क्या करें? अब चीजों को स्टोर करना है तो कहां रखेंगे? साइटोप्लाज्म में। कहां रखेंगे? साइटोप्लाज्म में। तो सबसे पहले अगर मैं इंक्लूजन बॉडी के कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करूं, कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करूं, तो इंक्लूजन बॉडी स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं। क्या है? स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं। डन है? कैसे स्ट्रक्चर है? स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं। समझ में आ रहा है? कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म में। कहां प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। यस, कहां प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। तीसरी बात, तीसरी बात, इस चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से। देखो बेटा, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे मेरे पास ये ग्लास है, इसमें पानी लिया हुआ है, इस ग्लास में भी पानी लिया हुआ है। अगर मैंने इसमें, इसके अंदर मैंने अगर इसमें क्या किया, इस पानी में मैंने नमक डाल दिया, तो वो नमक पूरी जगह लेगा, पूरी सब जगह फैल जाएगा। लेकिन अगर मैंने मिट्टी डाली तो वो नीचे बैठ जाती है। तो होता क्या है कि मेरे पास, ध्यान देंगे, मेरे पास अगर कोई चीज सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल है, तो वो ज्यादा स्पेस लेती है, ज्यादा जगह लेती है। और कोई चीज क्या है? इनसॉल्यूबल है, तो वो क्या लेगी? लेस स्पेस लेगी। कोई डाउट? कोई डाउट? अगर कोई चीज सॉल्यूबल है तो ज्यादा जगह लेगी, और कोई चीज इनसॉल्यूबल है तो कम जगह लेगी, क्योंकि मुझे पानी में रखना है। ये मैं किसके रिस्पेक्ट में कह रहा हूं? पानी में। अगर मुझे, ध्यान से सुनो बेटा, ये बॉटल मेरे पास है, इस बॉटल में मुझे अगर चीनी डाल दूं मैं, तो यहां से लेकर यहां तक फैल जाएगी। सही है? तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा पानी स्टोर करना पड़ेगा अगर मुझे वो चीनी स्टोर करनी है। लेकिन अगर मैं इसमें मिट्टी डाल दूं, नीचे बैठ जाएगी, इनसॉल्युबल है, तो वो कम जगह में आ जाएगी। ये बात समझ में आ रहा है? सिर्फ इतना पानी काम का है ना मेरे, जिसमें वो चीज है। तो इनसॉल्युबल चीज पानी में कम स्पेस लेती है। ये समझ आ रहा है? तो अगर मैं आपसे कहूं, मैं आपसे कहूं कि अगर किसी चीज को साइटोप्लाज्म में स्टोर करना है, तो उसको कैसे रखना पड़ेगा? इनसॉल्युबल फॉर्म में। कैसे रखोगे? इनसॉल्युबल फॉर्म में। कोई डाउट है इस बात में? बोलो, ये चीज समझ में आ रहा है? यस। एक और चीज, इनसॉल्युबल फॉर्म में वो कैसे दिखते हैं? वो इस तरीके से दिखते हैं, इस तरीके से दिखेंगे। जैसे ये मान लो फास्फोरस का हो गया, ये सल्फर का हो गया। ये कैसे दिखते हैं? ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। ग्रेन्यूल्स का क्या मतलब होता है कि जैसे वो चाय की पत्ती के दाने नहीं होते, या चाय की पत्ती के जो दाने होते हैं, वैसा लगना, है ना, उसे ग्रेन्यूल्स कहते हैं। उस तरीके का दिखेगा। तो ये कैसे होते हैं? ग्रेन्यूल्स होते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसमें बॉडीज लिखा हुआ है। इसका मतलब किसी प्रोकैरियोटिक सेल में एक से ज्यादा टाइप की इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। मतलब जो चीज स्टोर हो रही है उसके नाम पर होती है। सल्फर स्टोर हो रहा होगा तो सल्फर ग्रेन्यूल, फास्फोरस स्टोर हो रहा होगा तो फास्फोरस ग्रेन्यूल। समझ आ रहा है? बोलो, क्लियर है? तो हम यहां पे क्या क्या लिखेंगे? यहां पे हम क्या क्या लिखेंगे एग्जाम्पल में? बताओ। सबसे पहले, हाँ, सल्फर। ये कौन सी स्पेलिंग सही होती है? ये सही होती है, दूसरी वाली सही होती है? हैं? उठा ले बेटा, उठा ले। फास्फोरस ग्रेन्यूल क्या स्टोर कर रहे हैं? फास्फोरस। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल क्या स्टोर कर रहे हैं? ग्लाइकोजन। अच्छा, ग्लाइकोजन कहां कहां स्टोर होता है, कौन बताएगा? नहीं 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 नहीं, वो नहीं पूछ रहा मैं। किंगडम वाइज बताओ। मोनरा में होता है? मोनरा में ग्लाइकोजन स्टोर होता है? लिखा तो है। और कहां होता है? प्रोटिस्टा में? नहीं।
फंजाई में, यस, फंजाई और एनिमिलिया तीन किंगडम है जहां ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है। कुछ मोनेरा में, सही है, फंजाई में और एनिमिलिया में। और ह्यूमन में ग्लाइकोजन दो जगह स्टोर होता है, लिवर में और मसल में। दोनों जगह काम सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। लिवर वाला क्या करता है? ग्लाइकोजन ब्लड का ग्लूकोज मेंटेन करता है, समझ आ रहा है? मसल वाला तो एनर्जी के लिए है, सही है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, सही है? समझ आ रहा है मैं जो बोलता हूं? ठीक है, आगे आ जाओ। एक और हम लिख सकते हैं साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, ये साइनोबैक्टीरिया में होता है। साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल किस में होता है? साइनोबैक्टीरिया में, यस। और ये स्टोरेज है एक तरीके से अमीनो एसिड्स का, स्टोरेज ऑफ अमीनो एसिड्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं या प्रोटीन स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एक और लास्ट में इंक्लूजन। इंक्लूजन बॉडी सोच पा रहे हो क्या है? सबसे पहले स्टोरेज स्ट्रक्चर है, इनसॉल्युबल है, यस। कहां प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म में। कैसा दिखता है? ग्रेन्यूल जैसा। कैसा दिखता है? ग्रेन्यूल जैसा, यस। बोलो, ठीक है? बताओ बच्चे, मैं बहुत डायग्राम्स नहीं बनाता, मैं चाहता हूं कि वो पॉइंट्स याद रखो जिन पे क्वेश्चन आएंगे। मैं चीजों को समझा के आपके दिमाग में बिठा रहा होता हूं, आप मेन पॉइंट्स याद रखो क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से बनेगा। सॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल है, विद मेम्ब्रेन है, विदाउट मेम्ब्रेन। एक और चीज लिख देता हूं, विदाउट मेम्ब्रेन है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, विदाउट मेम्ब्रेन है। डन हो गया? नहीं हुआ? हाँ, और पूछो कोई, देख लो एक बार। लिख लिया? जल्दी करो यार, कोई कुछ पूछना नहीं चाह रहा? ये तो, हाँ बेटा बोल। साइनोफाइसियन है, साइनोबैक्टीरिया होता है ना, उसी के अंदर होता है ये, इसलिए कहते हैं साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल। बेटा अभी तो बहुत मजा आ रहा है, इजी इजी है, थोड़ा जब आगे जाएंगे तो चीजें टफ होंगी, है ना? उस अमीनो एसिड्स। हाँ बेटा बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है, बोल बोल। यूकेरियोट में वैक्यूल होता है, यहाँ मेम्ब्रेन तो है नहीं, तो वैक्यूल कैसे बनाऊंगा? इसमें किसी चीज के थ्रू बाहर फेंकना पड़ेगा। अब वो म्यूजिक, एक चीज और मैं बताता हूं तुझे, देख, एक मिनट दे, बस बता रहा हूं। ये वाला पहले लिख लिया। देखो, आ, असल में क्या है, अगर मैं तेरे को थोड़ा समझा पाऊं, ये यूकेरियोटिक सेल है, इसके कंपैरिजन में ये प्रोकैरियोटिक सेल है। अगर कोई वेस्ट यहां बनता है तो मुझे उसको यहां तक ले जाना, एक प्रॉपर डायरेक्शन देनी पड़ेगी। प्रोकैरियोट सेल बहुत छोटा होता है, ज्यादातर चीजें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है, तो बाहर फेंकना आसान है। लेकिन अगर मैं देखूं, यूकैरियोटिक सेल बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर प्रॉपर उसको डायरेक्शन देने के लिए अंदर भी धागे होते हैं, जिन्हें आप साइटोस्केलेटल एलिमेंट कहते हो। अगर कोई चीज रैंडम मूव करनी हो तो बहुत मुश्किल होगा यहां तक पहुंचना, लेकिन धागों के बीच से जानी हो तो आसानी से पहुंच जाएगी। तो साइटोस्केलेटल एलिमेंट प्रोकैरियोट में नहीं होता, यूकैरियोट में होता है।
और प्रोकैरियोट में कोई भी चीज बाहर फेंकना आसान है, क्योंकि ज्यादातर चीजें सतह के पास हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि सेल छोटा है। जब सेल बड़ा हो जाता है तो अंदर जरूरतें बढ़ जाती हैं। उसके लिए क्या आ जाता है? साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स आ जाते हैं और भी चीजें। वैक्यूल बनाकर प्रॉपर बाहर फेंकना है, ज्यादा बेटर कंट्रोल आ जाता है। यस, समझ में आ रहा है? मान ले तेरे को एक छोटा सा हॉस्टल में छोटा सा रूम दे दे, तो बेड और टेबल पढ़ने की और सब में कोई ज्यादा डिस्टेंस है नहीं, वहीं सो गए, वहीं बैठ गए। समझ आ रहा? वहीं खा लिया, किचन सा बना के छोटा सा। लेकिन जब ज्यादा बड़ी घर हो जाएगा तो चीजें बेटर वे में करनी पड़ेंगी। वो फिर कौन है? यूकैरियोटिक सेल। ये चीज समझ में आ रहा है? कई बार हमें लगता है कि साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स क्यों नहीं होते प्रोकैरियोटिक सेल में। लॉजिक ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल इतना छोटा है, वहां चीजें अपने आप आसानी से मूव कर जाती हैं, मुझे ज्यादा प्रॉपर कंट्रोल की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है? सही है। ये ऑनलाइन में पूछता तो इसको रोस्ट कर देते, नहीं है? स्पैमर बोल के। देख मैं तेरे को एक, हाँ बेटा तेज बोलना। अभी आ रहा हूं गैस वैक्यूम लिख रहा हूं, अभी लिखा नहीं है। लिख रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूं बेटा, हम लॉजिकल आंसर जब पूछोगे तो दे पाएंगे, ऐसा नहीं है। और नॉर्मली बता देंगे, ठीक है? क्योंकि हमने ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ पहले भी, है ना? तो तेरे को लॉजिकल आंसर, बस ये एक डिफरेंस है। पहले क्या होता था, एनसीईआरटी के बाहर से भी आता था, तो मैं मना करता था तो बच्चे को लगता था सर को नहीं आता अब, है ना? तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो एनसीईआरटी से ही आ रहा है। मैं पहले भी नहीं पढ़ाता था एनसीईआरटी के बाहर ज्यादा, मेरे को शुरू से हैबिट नहीं। मैं कैसे पढ़ाता था बताता हूँ। मैं मुझे जैसे जितना टाइम अलॉट होता था कि ये आपको 4 घंटे 8 घंटे मिले चैप्टर कराने के लिए, मैं पहले 5 घंटे में एनसीईआरटी पढ़ा देता था उस चैप्टर की पूरी। फिर बचे हुए 3 घंटे जो बचते थे ना, मुझे ये पता था कि जैसे जिस कोचिंग में मैं था, इनका पेपर कैसे आने वाला है, ये कौन कौन सा डाटा फालतू पूछेंगे, फिर वो डाटा याद करवा देता था। समझो, मुझे अपना काम पता था, मुझे एनसीईआरटी सही से पढ़ानी है। बाकी मुझे पता है जैसे क्या होता था, साइनोबैक्टीरिया में एक टॉपिक होता था गैड्यूको फिनोमिना, उसमें क्या होता है साइनोबैक्टीरिया, मुझे पता था ये 5 क्वेश्चन बाहर से पूछेंगे, इनको और कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि उनके पुराने पेपर वो कट पेस्ट करके बनाए जाते थे कोचिंग वाले। तो मैं वो वाला डाटा उन्हें अलग से याद करा देता था, मैं कहा ये याद कर लेना, ये एनसीईआरटी मैंने पढ़ा दी। तो मैं 2013-12 में भी एनसीईआरटी पढ़ा रहा था जब नहीं कोई पढ़ाता था। उसका रीजन ही यही है, क्योंकि पेपर एनसीईआरटी से आता था, बस बहुत हल्का सा बाहर से आता था। लोग इस चीजों को कवर करते थे एनसीईआरटी के बाहर का पढ़ा के, वो खूब पढ़ाते थे वो। मतलब एनिमल किंगडम चल रहा है और सबसे पहले 11th में एनिमल किंगडम पढ़ाते थे, बच्चे का पूरा वो खत्म हो गया फ्लो, है ना? और बॉटनी में स्टार्ट हो जाते थे वो लोग, मोनेरा पढ़ा रहे हैं, 2 महीना मोनेरा पढ़ रहे हैं, फंजाई पढ़ रहे हैं, इतने नाम लिख दिए, मतलब दुखी है बच्चा, समझ ही नहीं आ रहा, एक तरफ एनिमल किंगडम एक तरफ फंजाई के एग्जाम्पल, उसको ऐसा लग रहा है बायो क्यों ली। एक्चुअल में ऐसे चलता था। आप पूछोगे ना, जो बच्चे इस वक्त एमबीबीएस कंप्लीट कर रहे हैं ना, इसीलिए वहां पे 560 भारी हो जाते थे। 523, मैं बताता हूँ आपको कि 580 पे दिल्ली में 2018 में जनरल कैटेगरी में लेडी हार्डिंग मिला हुआ है। अब तुम 650 भी नहीं ले सकते। 2018 के पेपर की बात बता रहा हूं, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? 500 नंबर पे बिहार में कॉलेज मिल जाया करता था, 15-16 के आसपास, 500 कुछ पे, ठीक है? और इसको कोई लेता भी नहीं था, एनएमसीएच वगैरह को जल्दी से, बहुत अच्छा नहीं मानते थे हम लोग उस वक्त। सिर्फ पीएमसीएच जाता था बच्चा, एनएमसीएच जाता भी नहीं था। सही है? अब जीएमसीज बढ़ गए हैं, चांसेस में पेपर आसान आ रहा है। आप लोगों को लगता होगा कट ऑफ बढ़ रही है, नहीं, पेपर आसान आ रहा है, नंबर ऑफ ड्रॉप ज्यादा हो गए हैं और एनसीईआरटी से आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा पढ़ रहे हो, पेपर आसान आ रहा है। पहले पेपर मुश्किल इसलिए आता था, कुछ भी आता था और टीचर कुछ भी पढ़ाता था। सही है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कल भी, जो बात जिसमें मजा बहुत आता है और कुछ ऐसी हो नहीं सुन लो, तो ऐसा लगता है ये जरूर पूछेगा, वो पूछता ही नहीं है। आप बताओ क्या उसने बाहर से पूछा? मेरे को तो एक टाटा बॉक्स लगा इस बार, टीए टीए, ठीक है, मैं 2021 वाले नोट्स में दिखा दूंगा, मैंने पढ़ाया हुआ। लेकिन रीजन क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता भी है, या तो वो 15 में होगा आखिरी, ठीक है, वहां पर एक कवर है आपके पास, 5 क्वेश्चन नहीं करने। दूसरा, वो अगर मैथ्स द फॉलोइंग में होगा तो बिना उसके आंसर बन रहा होगा। समझ में आ रहा है? अगर मुझे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में टाटा बॉक्स पढ़ाना है तो मुझे फिर प्रिमनो बॉक्स भी पढ़ाना है, फिर मुझे ऐसी 10 चीजें और पढ़ानी पड़ेंगी, टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज भी पढ़ाना पड़ेगा आपको, जो अब मैं नहीं पढ़ाता, 2021 में पढ़ाता था मैं। ठीक है? मैंने 2021 के बाद वो टॉपिक बंद कर दिया पढ़ाना। ऐसे मैं 10 टॉपिक गिनवा सकता हूं जो मॉलिक्यूलर में अब नहीं पढ़ाता मैं इवन इसमें भी सेल वाले चैप्टर में ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैंने हटा दी हैं, आती नहीं है। क्लियर है? इसलिए हम बोलते हैं कि नोट्स को अपग्रेड करने का मतलब ये नहीं है कि उसमें रॉकेट छोड़ रहे हैं हम लोग।
हम चीजें कम कर रहे हैं। समझ आ रहा है? मैं 2021 से 30%, जैसे मैंने इस साल लास्ट ईयर जब पढ़ाया, मैंने शायद एक्टो और एंडोमाइकोरिजा शायद नहीं पढ़ाया और डिटेल नहीं पढ़ाई उसकी। 2022 में मैंने वैम पढ़ाया था, वेसिकुलर अर्बेसिकुलर माइकोरिजा, वो मैंने 23 वाले बैच में पढ़ाया नहीं, या 22 में भी शायद नहीं पढ़ाया, 21 में पढ़ाया था वो। क्लियर? कुछ को पता ही नहीं होगा ये क्या है। किसी को पता है वैम? पढ़ाया नहीं तो कैसे पता होगा भाई? सही है ना? लॉजिकली वो आना भी नहीं चाहिए ना आप लोगों को। तो प्लीज इधर उधर के नोट्स देख के परेशान नहीं होना, ठीक है? इसीलिए बेटा बहुत सारे लोग बोलते हैं ऑनलाइन वालों को नहीं आता, इस ऐसा नहीं है, हम काम का पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। हाँ भाई, आगे देखते हैं। हमारे पास एक और इंक्लूजन बॉडी, यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लगेगा। इधर देखेंगे सारे बच्चे, गैस वैक्यूल हमने यहां लिख दिया है। वैक्यूल वर्ड का मतलब है मेम्ब्रेन होनी चाहिए। इधर सुनो ध्यान से, मेरे पास ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, ध्यान देंगे सारे बच्चे, कृपया ध्यान दें। ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में ये स्ट्रक्चर है जिसको आप गैस वैक्यूल कह सकते हो। दिस इज गैस वैक्यूल। अब मन में सवाल ये उठता है, क्या गैस वैक्यूल इंक्लूजन बॉडी है? यस और नो है। कैसे है? सबसे पहले, ये मेम्ब्रेन जो है ना, ये लिपिड की नहीं है। मेम्ब्रेन क्या है? नॉट ऑफ लिपिड बाइलेयर, जैसी हम नॉर्मली बनाते हैं। तो गैस वैक्यूल जो है वो मेम्ब्रेन का तो बना है, पर वो लिपिड बाइलेयर नहीं है। यहां तक समझ में आ रही है? वो लिपिड बाइलेयर नहीं है। क्लियर है? वैक्यूल वर्ड नॉर्मली यूकैरियोट्स के लिए आता है। प्रोकैरियोट्स में देखो, टोटल तुम्हारे सिलेबस में 4 वैक्यूल हैं, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, सैप वैक्यूल और गैस वैक्यूल। इसमें से गैस वैक्यूल सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलता है। गैस वैक्यूल कहां मिलता है? सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलता है। तो गैस वैक्यूल क्या है बेटा? गैस वैक्यूल स्टोरेज करता है गैस का। अगर आपको गैस को स्टोर करना है तो कोई मेम्ब्रेन लगानी पड़ेगी, तो नॉट कवर बाई लिपिड बाइलेयर। ये समझ में आ रहा है? किससे कवर नहीं होगा? लिपिड बाइलेयर से। अगर ये लिपिड बाइलेयर से कवर हो रहा होता तो हम ये कहते मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होती। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? इसीलिए इस मेम्ब्रेन को कह रहे हैं ये चीज नहीं है। दूसरा, इसका एग्जाम्पल जो है वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जैसे हमने लिखा साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया क्या है? एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यस। उसके अलावा हमने यहां पे लिख दिया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, एक ये लिख दिया। तो ये सारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब ये क्या काम करता होगा? लॉजिकली समझते हैं। गैस वैक्यूल कोशिश करता होगा कि ये जो बैक्टीरिया है, ये अगर पानी में है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहे, क्योंकि लाइट वगैरह जब पड़ेगी ना, समझ आ रहा है, तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। तो बॉयंसी जैसी कुछ चीज दे सकता है, या हो सकता है गैस स्टोर कर रहा हो। ठीक है, हमें उस तरह के रोल पे नहीं जाना, हमें तो सिर्फ ध्यान रखना है कि गैस वैक्यूल इंक्लूजन बॉडी है, स्टोरेज है, और कहां मिलता है? साइनोबैक्टीरिया में। अब मेरे दिमाग में एक चीज बैठ जानी चाहिए, क्या क्या चीजें साइनोबैक्टीरिया में मिल रही हैं? फ्लैजिला मिल रहा है? नहीं। क्रोमेटोफोर मिल रहा है? यस। गैस वैक्यूल मिल रहा है? यस। समझ में आ रहा है? तो गैस वैक्यूल, क्रोमेटोफोर मिल रहा है, और फ्लैजिला नहीं मिल रहा। सही है। सेल वॉल होती है? यस। किसमें नहीं होती? माइकोप्लाज्म में। साइनोबैक्टीरिया का राइबोसोम कौन सा होता है? 70S। समझ आ रहा है? सही है, बोलो। है ना? उसके बाद हम ग्लाइकोकैलिक्स ना लिख के म्यूसिलेज लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? म्यूसिलेज लिख देते हैं। जैसे जहां ग्लाइकोकैलिक्स है ना, उसकी जगह बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या लिखा है? म्यूसिलेज। कर पाएंगे? नोट करिए। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, हाँ, यस। और बोल बेटा। एक ही बात है। और म्यूसिलेज, जिलेटिनस शीथ और ग्लाइकोकैलिक्स, तीनों एक तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सही है? पूछो भाई, पूछ ले जल्दी से। कुछ नहीं पूछेगा? अच्छा।
वेसाइकल नहीं कहना चाहिए, एनालोगस होना चाहिए फंक्शन को लेके, स्ट्रक्चर को लेके एनालोगस होता है। वेसाइकल की जगह तू रेस्पिरेशन वाला काम जोड़, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सही है। हाँ, लिख लो बेटा एक बार फटाफट से। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? नहीं? जिन्होंने लिख लिया एनसीईआरटी को घूरो थोड़ी देर तक, देखो उसे एनसीईआरटी क्या बोलती है, तुमसे कुछ बोल रही है क्या? खुद से हैबिट डालो और पूछो मेरे से, कोई लाइन नहीं समझ आ रही। पूरा प्रोकैरियोटिक सेल यहां से रीड करेंगे सब लोग, एक एक लाइन खुद से रीड करेंगे यहां तक। पेज 89 से स्टार्ट करेंगे और पूरा खत्म करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल यहां तक, इंक्लूजन बॉडी फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। शुरू हो जाओ जिन्होंने लिख लिया, जिसके पास नहीं अगल बगल से मांग लो और लेके आया करो एनसीईआरटी जल्दी। डिलिमिटिंग मतलब अंदर बाहर की चीजों को बाहर करने वाला, मतलब जैसे सेपरेट करता है अलग अलग। पढ़ लो भाई एनसीईआरटी। किसकी एक्स्ट्रा पॉइंट? क्वेश्चन में आ जाएगा तेरे पास, जब तू क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना, वहां कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगे, पर वैसे सच नहीं जरूरत है। ठीक है, पूछो। कौन नहीं पढ़ रहा एनसीईआरटी भाई? लिख लो जल्दी से। है समथिंग, कहां लिख, क्या लिखा है? प्रोकैरियोट समथिंग यूनिक इन फॉर्म, समथिंग यूनिक मतलब कुछ अलग है जो यूकैरियोट में नहीं है। इंक्लूजन, इंक्लूजन मतलब इन फोल्डिंग्स की बात कर रहा है, ये मीजोसोम की बात कर रहा है। पूछो। पीछे हूं भाई मैं। हाँ पूछो यहीं से, पर पढ़ो स्टार्टिंग से बिल्कुल। है क्या बोला तूने? अगर किसी बैक्टीरिया में बाहर से प्लाज्मिड डाल रहा है तो फॉरेन डीएनए डाल रहा है? तो अगर किसी सेल में बाहर से फॉरेन डीएनए जाएगा तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा मैं इंसान जैसे ही लगता हूँ ना पास से, ऐसे क्या देख रहे हो? पढ़ो, पूछो, कुछ पूछना है किसी को? किसको? इसी बात को, मेरी बात सुन। ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहीं पड़ा है बेटा? इधर निकलने की जगह है, यहां से मैं निकल पाऊंगा? मैं मोटा हो गया, मैं नहीं निकल पाऊंगा। चलो निकल गया। हम्म, सांस रोक के निकलना पड़ रहा है, बताओ। हाँ सुन ध्यान से, तुमने बायोटेक में पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, सही है। अगर किसी सेल में बाहर से कोई डीएनए घुस जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट। तुमने ये चीज पढ़ी थी, तुम जिसमें कंफ्यूज रहते हो। इधर देख, ये इसका अपने न्यूक्लियड है, ध्यान से देखियो। अब इधर सुन ध्यान से, अगर किसी सेल के अंदर बाहर से डीएनए नहीं गया, ऐसे ही है, बाहर से ये डीएनए इसमें नहीं गया ऐसे, है ना? अगर नहीं गया तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। अगर किसी के अंदर ऐसे प्लाज्मिड चला गया ऐसे, तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट। सही है। अच्छा, ये जो प्लाज्मिड गया ये सेल्फ लाइगेटेड था, तो ये ट्रांसफॉर्मेंट है पर नॉन रिकॉम्बिनेंट है। किसी को याद आ रही है बातें? ऐसी थी भाई, किसी के अंदर बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड नहीं गया तो क्या है वो? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। प्लाज्मिड चला गया, ट्रांसफॉर्मेंट। ये भी ट्रांसफॉर्मेंट है, लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये वाला प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट था और ये वाला नॉन रिकॉम्बिनेंट था, तो ये क्या हो गए? ट्रांसफॉर्मेंट।
यस, ये क्या हो गए? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब मेरे को देख, अगर मेरे को बायोटेक का क्वेश्चन बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं लिखूंगा ऑल रिकॉम्बिनेंट आर ट्रांसफॉर्मेंट। सही है? यस, सही है, सही है। अच्छा, सम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट आर रिकॉम्बिनेंट, गलत है। समझ आ रहा है? बोलो। ट्रांसफॉर्मेंट आर ऑफ टू टाइप, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। सही है? बोलो। व्हेन सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड एंटर, इट इज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। गलत है। जब प्लाज्मिड एंटर करेगा तो क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म। वही लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन। किसको नहीं समझ में आई बात? सही समझ में आ रही है, नहीं आ रही? बोलो। भाई प्लाज्मिड का ये क्यों यहां पर बोल रहा है? क्योंकि बायोटेक में ट्रांसफॉर्मेशन आप पढ़ते हो, इसलिए इसने यहां यूज किया। पूछो, और कुछ पूछना है? और बोलो भाई, जल्दी बोलो। एस का मतलब है स्वैडबर्ग कांस्टेंट। लिख लेते हैं इसको एक बार, है ना? एस जो है, एस जो है स्वैडबर्ग्स कांस्टेंट, एक यूनिट है जो क्या मेजर करती है? इनडायरेक्ट मेजर है क्या? इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी। साइज और डेंसिटी को इनडायरेक्टली मेजर करने के लिए क्या चाहिए मुझे? स्वैडबर्ग कांस्टेंट चाहिए। सही है? सही है भाई? पूछ। उसी डीएनए को क्रोमोसोम बोल देते हैं, प्रॉपर क्रोमोसोम भी नहीं है, पर अगर मुझे बोलना हो तो उसी को बोल देते हैं। और पूछो, और पूछो। डीलिमिटिंग का मतलब, डीलिमिटिंग का मतलब जैसे ये बाहर दीवार है ना, यहां और बाहर के एनवायरमेंट को अलग अलग कर रही है। सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट इनर एंड आउटर एनवायरमेंट। यस। और पूछो। सबने एनसीईआरटी पढ़ ली? कोई डाउट नहीं किसी का? भाई साहब, बच्चे एनसीईआरटी पढ़ने की हैबिट्स डालो, अपने डाउट्स पूछो, एक दो चैप्टर में खुद से पढ़ने आ जाएगा आपको, है ना? वही चाहिए। क्योंकि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि मैं यहां पर भी लगाऊं और एक एक लाइन पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी की। मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊं ज्यादा अच्छा है। आप एनसीईआरटी खुद पढ़ो और उसकी लाइनें पूछो, है ना? ठीक है, और पूछो कोई। बोल बेटा। बेटा उसने कोलैप्सिंग का मतलब होता है अंदर की तरफ जाना। वो सेल को अंदर भी नहीं जाने देता, क्योंकि वो अपनी जगह मेंटेन रखता है। बस्टिंग होता है फटना। कोई चीज कोलैप्स करती है अंदर की तरफ, तो सेल वॉल अपनी जगह पे रहता है, तो अंदर जाने नहीं देता उसको भी। मेम्ब्रेन जा सकती है, पर असल में क्या होता है, एक टर्म होती है जिसे हम क्या बोलते थे, ये प्लाज्मोलिसिस, है ना? सही, उसमें क्या होती थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक करती थी। पर वो बड़े सेल्स के लिए है टर्म। बैक्टीरिया का सेल बहुत छोटा है, उसमें नहीं यूज करते, नहीं तो कर सकते थे वो टर्म। और पूछो। हमेशा, ऑलवेज, बैठ जा। ईआर, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, वेसिकल, सबकी मेम्ब्रेन किसकी बनी है? लिपिड बाइलेयर। यस, लिपिड बाइलेयर। चाहे माइटोकॉन्ड्रिया, सब लिपिड बाइलेयर है। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि जो गैस वैक्यूल है उसकी मेम्ब्रेन किसकी नहीं है? लिपिड की। अगर हो जाती तो फिर क्या हो जाता? फिर ये हो जाता कि वो क्या हो गया, एक तरीके से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आ गई, तो फिर तो यूकैरियोट जैसी बात हो जाती। सही है? ठीक। चले आगे कहानी देखें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दूसरा राइबोसोम की टाइप अलग है पर काम सेम है। जैसे मान लो वो क्वेश्चन दे दे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज सेम इन या सिमिलर इन प्रोकैरियोट यूकैरियोट, तो तू फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मार्क ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑर्गेनल नहीं है। तब तुझे राइबोसोम खोजना पड़ेगा। मान ले राइबोसोम ही नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दे रखा है, तो फिर मार्क प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर दे, क्योंकि फिर एंटी वाला करेक्शन निकालेगा बाद में। समझ आ रहा है? देख, दिमाग से हमें काम लेना है। एनसीईआरटी क्लियरली बोलती है ये सिमिलर होती है स्ट्रक्चर में किससे? यूकैरियोटिक सेल से, क्योंकि दोनों लिपिड बाइलेयर बनी हुई है। ठीक है, चले आगे। बोलो। कहानी आगे बढ़ाते हैं। चलो भाई, हेडिंग डालो। यूकैरियोटिक सेल का ओवरव्यू पढ़ते हैं जल्दी से। हाँ, कौन है, कहां है? पेज नंबर 128 पर।
14th नीचे से ऊपर से, ऊपर से 4 8। हाँ बोल बोल, लाइन बोल। है अच्छा, ऊपर से कह रहा है, हाँ बोल बोल जल्दी से, लाइन बोल। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर, ये वाला प्लाज्मिड डीएनए कन्फर का मतलब होता है प्रोवाइड करना। प्लाज्मिड डीएनए कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर। मतलब क्या हुआ कि प्लाज्मिड डीएनए कन्फर, कन्फर मतलब देना, स्पेशल, यूनिक मतलब अलग, फिनोटिपिक कैरेक्टर। जैसे एफ प्लाज्मिड ने क्या बनाया था, सेक्स पिलाई। कन्फर मतलब देना, सही है, प्रोवाइड करना। क्लियर? और पूछो है, विद एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ बताया तो था, क्या क्या लिखा है, कहां लिखा है, उसके दो लाइन नीचे क्या लिखा हुआ है, इन हायर क्लास डीएनए यूज टू, क्या लिखा है, मॉनिटर बैक्टीरियल विद फॉरेन डीएनए। बेटा प्लाज्मिड डीएनए इज यूज टू मॉनिटर, मतलब प्लाज्मिड डीएनए में तू बाहर से जीन जोड़ेगा, वो क्या कराएगी, ट्रांसफॉर्मेशन। हायर क्लास क्यों बोल रहा है, ये क्लास 12th की बात कर रहा है, ये बुक तो क्लास 11th की है ना, तो 12th हायर हुई ना। तो कह रहा बायोटेक में पढ़ाएंगे कि किस तरीके से प्लाज्मिड के डीएनए में हम कोई डीएनए जोड़ के ट्रांसफॉर्मेशन करा सकते हैं, इस तरह की बात कर रहा है। सही है, ठीक है, चले आगे इसमें देखते हैं जरा। हाँ भाई, यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, ओवरव्यू पढ़ते हैं थोड़ा सा क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ कौन कौन सी किंगडम है यूकैरियोटिक सेल की। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमिलिया, ठीक है, सही है। अब मेरी बात सुनना, यूकैरियोटिक सेल जो है वो हमें 4 किंगडम में मिलता है, पहला पॉइंट, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर दोनों में मिलता है, समझ में आ रहा है, इसे समझ में आ रहा है। प्रोकैरियोटिक हमेशा क्या है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक दोनों तरीके से हो सकता है। यूकैरियोटिक सेल का साइज प्रोकैरियोट से ज्यादा होता है, ये समझ में आ रहा है, सही है, ये इसमें कोई डाउट है नहीं। तुम्हारे सिलेबस में प्लांट और एनिमल सेल के 2 एग्जांपल दिए हैं। प्लांट सेल दिया है अनियन का पील, अनियन अपने जब बनाते हैं इस तरीके से, अनियन जो है, अनियन के पील, पील पील समझ में आता है, पील सेल। तो अनियन का जो पील सेल है, अनियन का जो क्या है, पील सेल है, वो हमारे पास क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन, क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोल रहा हूं मैं यार, मैं कुछ और सोच रहा था, छोड़ दे। अनियन का पील सेल प्लांट सेल है, मैं कुछ क्वेश्चन सोच रहा था, छोड़ दे। ये क्या है, प्लांट सेल है, और चीक सेल क्या है, एनिमल सेल है। इन दो के एग्जांपल लिखे हैं। चलो स्टार्ट करो, पहली लाइन लिखेंगे, कुछ सोच रहा था मैं कुछ और। किसी को जानने की इच्छा तो नहीं है ना, क्या सोच रहा था, है? हाँ, हमें एक्स्ट्रा क्लास लगवाने की सोच रहा था, ठीक है, खुश, लिखो, जल्दी लिखो, फर्स्ट लाइन लिखो, लिखो, फर्स्ट लाइन लिखेंगे बेटा, लिखो, लिखो, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट इन 4 किंगडम। यूकैरियोटिक में ई आएगा पहले, कोई यू से ना लिख रहा हो। यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट इन 4 किंगडम, प्रेजेंट इन 4 किंगडम। नाम लिखो उनके, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमिलिया। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमिलिया, लिख लिया, प्लांटेई और एनिमिलिया। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो, प्रेजेंट इन बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोट्स की बात, यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इन बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सही है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों में होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखो, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वेल
डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अलोंग विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है हमारे पास? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है किसके साथ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। यस, सही है। प्रॉपर क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद लिखो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट है। ठीक है, एक और चीज लिखो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट है। एक और चीज लिखेंगे, ठीक है। हमने लिखा मेम्ब्रेन बाउंड क्या प्रेजेंट है? ऑर्गेनल प्रेजेंट है। ठीक है, एक चीज और लिखेंगे, एक पॉइंट और लिखो, अनियन पील सेल, अनियन, अनियन का पील सेल, अनियन पील, पी डबल ई, क्या पता ना, वो पतली सी लेयर निकालते हैं प्याज के बाहर, उसको पील सेल्स कहते हैं। अनियन का पील सेल्स इज एग्जांपल ऑफ प्लांट सेल, इज एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है? प्लांट सेल का। हैव आउटर मोस्ट, हैव आउटर मोस्ट सेल वॉल, सबसे बाहर क्या है? सेल वॉल है। हैव आउटर मोस्ट सेल वॉल, अनियन का जो पील है उसमें सबसे बाहर क्या है? सेल वॉल है। सबसे बाहर क्या है? सेल वॉल है। इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट? अच्छा, और जो चीक सेल है एनिमल्स में या ह्यूमन में, लिखो एनिमल सेल है, लिखो चीक सेल। चीक सेल क्या है? ये जो यहां से निकालते हैं सेल्स ऐसे। मेरी बात सुनो ध्यान से, एलिमेंट्री कैनाल की सबसे अंदरूनी लेयर को म्यूकोसा कहते हैं। म्यूकोसा एक ऐसी परत है जो बाहर की चीजों के कांटेक्ट में आती है और लगातार सेल्स उसके मरते रहते हैं, टूटते रहते हैं, खराब होते रहते हैं। इसीलिए उसमें सबसे ज्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी होनी चाहिए। क्लियर है? और अगर आप देखो आपकी एलिमेंट्री कैनाल की, मैं इसकी बात कर रहा हूं, आपकी एलिमेंट्री कैनाल की जो ये वाली लेयर है इसको म्यूकोसा कह रहे हैं। इसमें जो माउथ वाला पार्ट है वो सबसे ज्यादा कांटेक्ट में आता है बाहरी चीजों के, तो सबसे ज्यादा हार्म उसी को पहुंचता होगा, इसलिए सबसे ज्यादा आसानी से मुंह के में कोई चोट लगती है, भरती है वो। यस, समझ आ रहा है? तो चीक सेल आसानी से निकल सकते हैं, उनको हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो चीक सेल क्या है? एनिमल सेल है, समझ पा रहे हो? एनिमल सेल है, और उसमें सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन कौन सी है? प्लाज्मा, क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिखो चीक सेल एनिमल सेल्स हैं, डैश करके लिखो एनिमल सेल्स हैव, चीक सेल्स एनिमल सेल्स हैं, हैव आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट क्या होगा? आउटर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मेरी बात सुनो, साइज किसका ज्यादा है? यूकैरियोट का। तो यूकैरियोट का क्या है? साइज इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन प्रोकैरियोट। यस, एक एवरेज साइज लिख देते हैं 10 से 20 माइक्रोमीटर, 10 से 20 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सेल कौन है? ऑस्ट्रिच एग। हाँ भाई, ऑस्ट्रिच एग जो है वो गैमेट है क्या? हाँ या ना, कि एग है प्रॉपर? जैसे उसका मुर्गी का अंडा होता है वैसे ही एग है? फिर गैमेट है ये। गैमेट तो सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल क्या होता है? गैमेट होगा ना। अगर यहां एग लिखा तो ये क्या होगा? गैमेट होना चाहिए ना? नहीं? अरे किसी को डाउट है इस बात में? समझ पा रही हो? एग की बात कर रहा होगा बेटा। हाँ, सेल तो है ना। हम किस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं? सेल के लेवल पे। क्यों फिर एग क्यों लिखेगा? फिर जाइगोट लिख देता। और एग और जाइगोट के साइज में ज्यादा फर्क होता है? नहीं, क्योंकि स्पर्म का तो कोई साइज ही नहीं है।
सुन मेरी बात सुन ना, ये एग है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट है, इसके साइज में कहां फर्क होता है? होता है? नहीं होता, क्योंकि स्पर्म से तो सिर्फ न्यूक्लियस आना है, तो इसके साइज पे क्या फर्क पड़ेगा? फीमेल गैमेट ऊगैमस में फीमेल गैमेट का साइज बड़ा होता है, मेल गैमेट का छोटा होता है। कंबाइन करने के बाद जब जाइगोट बनता है तो एग से जाइगोट का साइज बड़ा नहीं होता। साइज में क्यों चेंज आएगा? क्योंकि उसने स्पर्म ने कोई साइटोप्लाज्म कंट्रीब्यूट भी तो नहीं किया। साइज कब बढ़ता है? जब दो सेल्स का क्या मिल जाए? साइटोप्लाज्म मिले। नहीं समझ में आई? अरे मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? ऊगैमस का यही तो मतलब भी है। ऊगैमस में फीमेल गैमेट में सारा खाना होता है, मेल गैमेट या तो सिर्फ मैक्सिमम केस में न्यूक्लियस देता है, वो तो ह्यूमन के केस में वो न्यूक्लियस के साथ सेंट्रियोल देता है, तब जाके मियोसिस 2 होती है उसमें। याद है किसी को? ऐसा कुछ बातचीत याद आ रही है कि फीमेल गैमेट जब फर्टिलाइज करता है मियोसिस 2 फर्टिलाइजेशन के बाद होती है? कुछ ऐसी बातें याद आ रही हो पुरानी? है नहीं आ रही? समझ में आ रहा है? वो सब बाद की बातें, अभी नहीं करेंगे। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सब पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं आज। हाँ लिखो, ये लिख लिया? चलो फटाफट से एक लिस्ट लिखनी है हमने लास्ट, ये वाली। यूकैरियोट में टाइप ऑफ ऑर्गेनल लिखो। यूकैरियोट में टाइप ऑफ ऑर्गेनल लिखो जल्दी से। विदाउट मेम्ब्रेन कौन कौन सी ऑर्गेनल है? राइबोसोम और, हाँ भाई, ए राइबोसोम, और बताओ? सेंट्रियोल, शाबाश। और बताओ? एक और है, न्यूक्लियोलस। क्या है? न्यूक्लियोलस। ठीक है, सही है। सिंगल मेम्ब्रेन, हाँ। सबसे पहले चलो वैक्यूल लिख दिया, वेसिकल लिख दिया, और बताओ? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख दिया, और बताओ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख दिया। गोल्जी बॉडीज लिख दिया, और साइटो स्केलेटल एलिमेंट लिख दिया। क्लियर? साइटोस्केलेटल क्यों लिख रहा हूं मैं तुम्हारे कहने से? फ्लैजिला और सीलिया, सही है। और कुछ मिल रहा है किसी को? लाइसोसोम, लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम। यस, डबल मेम्ब्रेन में आ जाओ। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड जिसमें क्लोरोप्लास्ट आ रहा है, क्या आएगा? न्यूक्लियस। ये डबल मेम्ब्रेन है। कोई ट्रिपल मेम्ब्रेन भी होता है? कौन बताएगा? ट्रिपल मेम्ब्रेन भी होता है कोई? हाँ या ना? हाँ, साइटोस्केलेटल प्रोटीन के धागे होते हैं, उसके बाद तो मेम्ब्रेन ही नहीं है। सेंट्रियोल उसी में आ गया ना, विदाउट मेम्ब्रेन में। सेंट्रियोल उन धागों का बना, उसके बाद मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, हाँ भाई। ट्रिपल मेम्ब्रेन बताओ कोई? कोई नहीं बताएगा? अच्छा, होता है कि नहीं? हो सकता है? बोलो भाई, क्या टाइम हो रहा है? हैं? अच्छा, इसलिए तुम्हारी आवाज नहीं निकल रही? अरे सुन लो भाई, पहले इधर देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एक मेम्ब्रेन ये, एक ये है। क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन ये हो गई, इसके अलावा थाइलाकॉइड की भी मेम्ब्रेन होती है, एक, दो, तीन। कुछ बुक्स में कहीं कहीं क्लोरोप्लास्ट को उसने ट्रिपल मेम्ब्रेन लिख दिया है। अगर ट्रिपल मेम्ब्रेन वैसे तो आएगा नहीं, तुम किसी की टेस्ट सीरीज या कुछ अटेंड कर रहे होगे वहां पूछ लेता है, तो ट्रिपल मेम्ब्रेन वाला क्लोरोप्लास्ट ही होता है, उसको हम डबल मेम्ब्रेन में काउंट करते हैं प्रॉपरली वैसे तो। अगर ट्रिपल मेम्ब्रेन कहीं कोई पूछ दे तो है क्या? क्लोरोप्लास्ट। तीन दिखो, गिनवा रहा हूं आपको मैं, एक, दो, तीसरी थाइलाकॉइड वाली।
समझ आ रहा है? सही है। वैसे उसे लेंगे किसमें? डबल मेम्ब्रेन। सही है। अब क्या है, ये वाली बात याद बहुत बढ़िया से होगी, नई चीज सीखी, पर इसका क्वेश्चन है नहीं आएगा। ठीक है, सही है, कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लो, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसको बाद में। ठीक है, कर लोगे? बैठ जाओ भाई, एक मिनट रुक जाओ। आपकी सैटरडे शायद कुछ एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, अभी मिल जाएगा, पता चल जाएगा आपको। मैसेज आ गया? कल है ना सैटरडे? हाँ, कोई घर भी जाएगा? है रिकॉर्डिंग? बेटा सैटरडे का प्लान नहीं दिया हुआ है आपको, वैसे एक्स्ट्रा क्लास लगानी हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मान लो किसी को फिजिक्स में है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, ज्यादा कर कोशिश हम ये कर रहे हैं कि 5 दिन वाले में ही आपका सिलेबस हो जाए, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिले। सेल्फ स्टडी का सबसे ज्यादा टाइम आपको जुलाई से लेकर दिसंबर तक के बीच में चाहिए होता है। सही है, क्योंकि वहां पर सिलेबस कवर हो चुका होता है, कुछ कुछ हमें क्या करना, रिवीजन भी करनी है। समझ आ रहा है? तो कोशिश करो 1-2 वीक के अंदर सेटल हो जाओ, जिसको मतलब सेटल होना है प्रॉपर तरीके से। सेटल होने का मतलब है ना, जो जो हॉस्टल का खाना है उसको पसंद करने लगो। यार मैं कह रहा हूँ, मुझको नहीं पता है क्या, मुझे नहीं पता। हाँ हाँ, वो आएगा। ट्रांस ट्रांसपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन, देख, मान ले किसी चीज में बदलाव को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अगर किसी के अंदर बाहर से डीएनए चला जाए, उसमें बदलाव हो जाए, उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसडक्शन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बैक्टीरिया में दूसरा तरीका है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है।